एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने इसकी सेकंड यूनिट स्टार्ट की हुई है। तो हम आज का जो टॉपिक है, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीएम्बल की प्रस्तावना। तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या होती है, तो वो किस लिए जो प्रस्तावना है बनाई गई है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक प्रस्तावना से शुरू होता है। उसके आगे उसकी एक जो प्लेट दिया हुआ है, जो एक छोटी सी प्रस्तावना दी हुई है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है वो हमारे संविधान में भारत के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में। तो जो संविधान है पूरा, तो उसका क्या एक प्रतीक है, उसका क्या है एक छोटा रूप है। तो उसको छोटे रूप में उसकी जो प्रकृति है तो वो बताई गई है संविधान की प्रकृति प्रस्तावना में। तो वास्तव में प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य है उस प्रस्ताव से है, उस प्रस्ताव के संशोधित रूप से है, जिसका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। हमारे संविधान में, हमारी संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव था जो पेश किया था। उसके बाद उसका जो संशोधित रूप है उसमें संशोधन करके उस संशोधन रूप को ही जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहा जाता है। और ये कब किया था उन्होंने? ये किया था 11 दिसंबर 1946 को किया था, दिसंबर 11 1946 को। फिर उसके बाद इसी में संशोधन करके इसको संविधान की प्रस्तावना है उसका नाम दिया गया। तो प्रस्तावना में जो संविधान है उसके जो उद्देश्य है, एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वर्णन किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया हमारे प्रस्तावना में। और जो संविधान की जो प्रकृति है, किस तरीके का हमारा संविधान है, हमारे संविधान की जो प्रकृति है हमें वो प्रीएम्बल से ही पता चल जाता है, वो हमारी प्रस्तावना से ही पता चल जाता है। और इस प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा का चित्र भी कहा जाता है, कि जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की आत्मा का चित्र है। मीन्स वही कि उसकी प्रकृति क्या है, आगे हमारे संविधान में क्या कुछ लिखा हुआ है, जो उसकी हमें पहचान है वो हमारी प्रस्तावना से ही हो जाती है। तो प्रस्तावना को हम संविधान के निर्माताओं के जो मन की कुंजी है, जब मन की इच्छा है, वो भी कह सकते हैं कि ये संविधान के निर्माताओं की मन की इच्छा को प्रकट करती है। संविधान की विभिन्न धाराओं, अनुसूचियों तथा अध्यायों में प्रस्तावना में जो वर्णित उद्देश्य हैं उसको क्रियान्वित किया गया है तथा उसको प्राप्त करने के लिए जो विशेष है वो प्रावधान दिए हैं। विशेष जो कुछ हमारे जैसे डीडी बसु हैं, तो उन्होंने संविधान के बारे में क्या कहा, जो हमारे फिलोसफर हैं, तो डीडी बसु है, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को डिफाइन किया गया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान के निर्माताओं के मन की कुंजी है, वो क्या करती है, उनकी जो मन की इच्छा है वो प्रकट करती है। तो इसमें जो प्रस्तावना है, संविधान के जो निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, वो क्या कहना चाहते हैं, वो कौन से प्रावधान देना चाहते हैं। जैसे हमारे संविधान में अलग अलग कैटेगरीज के लिए स्पेशल जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं, वो चाहे एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, वो चाहे लॉ के रिगार्डिंग हो, चाहे अन्य किसी भी काम के रिगार्डिंग हो। तो जो संविधान के निर्माता जो ये प्रावधान देना चाहते थे, तो वो क्या है, जो प्रस्तावना है वही संविधान के निर्माताओं के मन की कुंजी है। आगे हम बात करते हैं के सुब्बाराव की, कि के सुब्बाराव थे, जो उन्होंने क्या कहा है। ये क्या थे, ये एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, चीफ जस्टिस थे। तो इन्होंने कहा है कि संविधान से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की कामना की गई है उसकी घोषणा प्रस्तावना में है। जो संविधान से जिन उद्देश्यों की मांग है, संविधान के जो उद्देश्य है उसकी जो घोषणा है वो कहाँ है, वो प्रस्तावना में कर दी गई है। संक्षेप में इसमें जो संविधान है
हमारा, तो उसकी क्या है, आकांक्षाएं और आदर्श है। इसमें प्रस्तावना कोई प्रलेख नहीं है, बल्कि उन आदर्शों का प्रतीक है जिन्हें संविधान में शामिल किया गया है। मीन्स क्या, संविधान में जो कुछ भी है, एक तरह का जो निचोड़ है, हमें उसी से पता चल जाता है। आगे हम बात करते हैं पीडी भार्गव की। जो हमारे और पीडी भार्गव थे, उन्होंने हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में क्या कहा है। जो पीडी भार्गव थे, उनका कहना है कि जो संविधान, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का सबसे बहुमूल्य भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे बहुमूल्य भाग है। सबसे बहुमूल्य भाग कैसे है, क्योंकि ये उसकी प्रकृति बताती है। हमारे पूरा जो संविधान है उसकी जो प्रकृति बताती है, यह संविधान की चाबी है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की चाबी है। यह संविधान की आत्मा है और यह संविधान का रत्न है, एक अनमोल रत्न है। तो ये पीडी भार्गव ने इसको जो डिफाइन किया है, इसकी जो डेफिनेशन दी है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक मौलिक भाग है। नवंबर 1976 में प्रस्तावना, जो ये प्रस्तावना लिखी गई है वो क्या थी, हमारा संविधान, हमारे जब देश आजाद हुआ था तभी क्या था, जो संविधान है वो लिखा गया था। जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान था, जो वो लागू कर दिया गया था जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो लेकिन नवंबर 1976 में क्या हुआ था, संविधान में जो इसकी प्रस्तावना है, इसमें दो और शब्द जोड़े थे, समाजवादी, जो स्टार्टिंग में नहीं थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्द थे जो वो कब जोड़े गए थे, 1976 में, नवंबर 1976 में सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड था वो जोड़े गए थे। इन दो शब्दों के माध्यम से ये स्वीकारा गया था कि हमारा जो भारत देश है वो समाजवाद है और वो धर्मनिरपेक्ष है। तो प्रस्तावना का जो नवीनतम एवं संशोधित रूप है वो कुछ इस तरीके से है। हम संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना उसमें क्या कुछ लिखा गया। तो उसकी स्टार्टिंग होती है, हम भारत के लोग हैं, भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, भारत एक जो प्रभुसत्ता संपन्न देश है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करते हैं तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देने, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की जो स्वतंत्रता है वो प्रदान करने, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करने के लिए और सभी व्यक्तियों में सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए और जो भद्रता है उसको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 जनवरी 1949 को इस संविधान को अंगीकार, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है जिसमें इतने जो शब्द हैं वो लिखे गए हैं और इन्हीं प्रस्तावना को पढ़कर जो यहाँ पे जैसे आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय हो गया, यहाँ पे समाजवादी शब्द हो गया, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द हो गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़े जो भाग है वो है, ये सिर्फ एक शब्द मात्र नहीं है। धर्मनिरपेक्ष को अगर देखा जाए
ये सिर्फ धर्मनिरपेक्ष दो शब्दों से जुड़कर नहीं बना। अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका एरिया है वो बहुत ही ब्रॉड एरिया है। तो इस प्रकार ये संविधान की जो प्रस्तावना है, हमें इसे पढ़कर ही जो संविधान की नेचर है, जो संविधान की प्रकृति है, उसके बारे में पता जान सकते हैं, हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो 70 शब्दों से भी कम में लिखी गई जो संविधान की प्रस्तावना है उसको हम 5 मिनट से भी कम समय में पढ़ सकते हैं। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 2-3 मिनट की बात करते हैं कि उसमें पढ़ सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना को एक औपचारिक दस्तावेज समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक विशेष प्रलेख है जिसमें थोड़े शब्दों में बहुत ज्यादा कुछ जो कहा गया है, बहुत सोच समझकर संविधान सभा में इसमें जो शब्द लिखे गए हैं उनको शामिल किया गया है। यद्यपि फिर भी माना जाता है कि ये जो न्याय संगत है वो नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें कि समाजवाद की बात करें तो हमने समाजवाद को पीछे छोड़ दिया है। तो बहुत सारे जो शब्द इसमें ऐसे कहे जाते हैं कि जो इसमें शामिल होना प्रस्तावना में वो न्याय संगत नहीं है। तो इसे लागू करवाने के लिए कभी भी न्यायपालिका में जो याचिका है वो दायर नहीं करवाई जाती, इसकी जरूरत नहीं होती। तो संविधान में इसकी व्याख्या करने के लिए जो इनका सहारा है वो लिया जाता है। प्रस्तावना हमें वह अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिसकी सहायता से हम संविधान को और संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, विश्लेषण, मूल्यांकन आदि करके उन्हें समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हमने बात कर ली कि जो प्रस्तावना है वो कैसे बनी है, कौन कौन से जो शब्द हैं उसमें यूज किए गए हैं, और जो विभिन्न हमारे फिलोसफर हैं उन्होंने, जो शिक्षा शास्त्री हैं हमारे, उन्होंने जो संविधान की जो प्रस्तावना की परिभाषा है वो किस प्रकार दी है। जैसे हमने डी.डी. बसु, के सुब्बाराव और पी.डी. भार्गव की बात की। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की कि हमारे संविधान जो सभा है उसमें, जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, किस लिए हमें जो प्रस्तावना है उसकी जरूरत होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीएम्बल की प्रस्तावना की विशेषताएं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय लोक संवैधानिक सत्ता का स्रोत। तो इसकी जो पहली विशेषता इसमें बताई गई है वो बताई गई है भारतीय लोक सत्ता का स्रोत। जो हमारे भारतीय लोग हैं वो संवैधानिक सत्ता का स्रोत कहते हैं। यद्यपि जो संविधान की प्रस्तावना है इसके लिए कोई जो लोग थे वो गिने चुने लोग थे, इसमें जो पूरे भारतीय हैं उसकी जो राय थी वो शामिल नहीं थी। जो संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने प्रस्तावना लिखी या फिर जिन्होंने पूरा संविधान लिखा, वो सदस्य सार्वभौमिक जो वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। ये एक सीमित जो वैश्विक मताधिकार था, बहुत गिने चुने लोगों ने ये मताधिकार था वो अपना दिया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वैश्विक मताधिकार पर ना होकर एक जो सीमित मताधिकार था उसके हिसाब से एक सभा बनाई गई थी जिन्होंने संविधान लिखा और संविधान की प्रस्तावना लिखे। संविधान निर्माण के बाद उसकी जो अनुमति थी उसके लिए भी कोई जनमत जो संग्रह था वो नहीं किया गया। संविधान लिखने के बाद भी जो आम जनता थी
उसके लिए पूछा नहीं गया, उसकी राय नहीं ली गई। वो गिने चुने जो सदस्य थे, जो संविधान सभा बनी थी, उन्होंने क्या किया, संविधान लिख दिया और लिख के क्या लागू कर दिया। लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि भारतीय लोक संवैधानिक सत्ता का स्रोत है, कि जो भारतीय लोग हैं सारे की क्या है, संवैधानिक जो सत्ता है उसका स्रोत है। अतः तो यह प्रश्न है जो बहुत स्वाभाविक है कि क्या भारतीय लोग जो संवैधानिक सत्ता है उसका स्रोत है। कैसे पता चलेगा कि भारतीय लोग, सारे भारत के लोग संवैधानिक जो सत्ता है उसके स्रोत हैं, क्योंकि जनमत संग्रह नहीं हुआ था, लोगों की राय नहीं ली गई थी। लेकिन फिर भी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग हैं, तो ये जो शब्द है, जो लाइन है वो यूज की गई है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब सारे लोगों ने अपनी राय नहीं दी थी, सारे लोगों ने उसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं दी थी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो पूरे भारतीय हैं, सारे भारतीय इसका स्रोत है। तो उसका क्या हुआ था कि जो 1952 में जो आम चुनाव हुए थे, 1952 में प्रथम जो चुनाव हुए थे, प्रथम जो आम चुनाव हुए थे 1952 में, उसमें क्या हुआ था, तो अधिकांश संविधान सभा के जो सदस्य थे, मैक्सिमम जो वहां पे जो उनके मेंबर थे वो क्या हुए थे, उनकी जीत हुई थी। साथ के साथ क्या था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो पार्टी क्या थी, सत्ता में आई थी, जिससे उन्होंने ये मान लिया गया था कि जो भारत के लोग हैं, सभी लोगों ने जो संविधान है उसको दिल से स्वीकार कर लिया है। तो इसलिए क्या था, फिर जो भारतीय लोग हैं वो संवैधानिक सत्ता का स्रोत माने जाते हैं, कि हम भारत के लोग हैं, कि उन्होंने अपनी जो रजामंदी है वो दे दी है, क्योंकि संविधान को बनाने वाले लोगों को उन्होंने जिताया है। तो उस जो आम चुनाव की जीत थी उसके अनुसार मानते हैं कि आम लोगों ने जो संविधान की प्रस्तावना है, जो पूरा संविधान है उसको स्वीकारा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि प्रस्तावना में सभा के प्रत्येक जो सदस्य की इच्छा शामिल है, संविधान को आधार इसकी सत्ता, इसकी प्रभुसत्ता लोगों से प्राप्त करनी चाहिए। तो वो आम चुनाव जब हुए थे तो लोगों ने अपना वोट देकर वो बात सिद्ध कर दी कि हम लोगों ने संविधान को स्वीकार कर लिया है। आगे हम बात करते हैं, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का क्या मतलब है कि राज्य भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत की जो सत्ता है वो अपने पास है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय क्या था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से पहले जो संविधान सभा है उसका निर्माण हो चुका था। संविधान सभा का जो चुनाव है वो हो चुका था, उसमें सदस्य चुने जा चुके थे, संविधान लिखना जो शुरू हो चुका था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने वो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। भारत पर से जो विदेशी उनका कब्जा था, विदेशी जो शासन था, वो नियंत्रण था, वो समाप्त हो चुका था। तो भारत की जो सत्ता थी, भारत की जो प्रभु सत्ता थी वो क्या थी, भारत के अपने लोगों के हाथ में थी। भारत के प्रधानमंत्री चुने जा चुके थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत में क्या थी, अपनी सत्ता, जो इंडियन सत्ता थी, भारतीय सत्ता थी, वो कायम हो चुकी थी। संविधान सभा ने संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुसत्ता संपन्न जो राज्य था वो घोषित कर दिया गया था। लेकिन कुछ आलोचकों का विचार है कि जब भारत को प्रभुसत्ता
संपन्न जो राज्य है वो घोषित कर दिया गया है और वो आंतरिक और बाहरी जो नियंत्रण था उससे मुक्त हो चुका है। तो जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है उसको स्वीकार करना जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की बात है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगाता है, क्योंकि राष्ट्रमंडल का सदस्य होना भी अपने आप में एक तरह से किसी और सत्ता के साथ जाना या किसी और सत्ता के अधीन होना है। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। जैसे कि भारत ने गुटनिरपेक्षता और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करके यह प्रमाणित कर दिया है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत की जो सत्ता है भारत के अपने हाथ में, इसलिए भारत क्या है, एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। आगे हम बात करते हैं, भारत एक समाजवादी राज्य है। भारत एक समाजवादी राज्य है। तो भारत में जैसे हमने पहले भी किया था कि जो प्रस्तावना थी उसमें पहले जो समाजवादी शब्द था वो नहीं था। 1976 में जब इसमें 42वां संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन 1976 में हो चुका हमारी प्रस्तावना में। तो 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े थे। तो हम बात करते हैं समाजवाद की कि हमारा जो राज्य है वो समाजवादी राज्य है। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो समाजवाद में अटूट विश्वास रखते थे। उनके अनुसार हमारा जो भारत देश है वो एक समाजवादी जो राष्ट्र है वो होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाजवाद का जो विचार है उसके अनेक जो तत्व हैं, अनेक तत्वों का समावेश किया गया। लेकिन श्रीमती जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने बैंकों एवं जो कोयला खदान होती है उन कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करके जो हमारा समाजवाद का एक मार्ग था उसको प्रस्तुत किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। वो भी हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कोयला खानों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके समाजवाद को जो उसका मार्ग था समाजवाद का उसको प्रस्तुत कर दिया था। व्यक्तिगत संपत्ति को भी, जो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया था। लेकिन 1990 में 1990 या 1990 से लेकर जो बाद की बात है, भारत ने सोवियत संघ के पतन के साथ ही समाजवाद के जो मार्ग थे वो पीछे हटना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने इस मार्ग से पीछे हटने में ही अपनी जो भलाई थी वो समझी थी, उसी को उचित माना था। वैश्वीकरण के नाम पर जो समाजवाद के सिद्धांत है उसको तिलांजलि दे दी गई है। तो समाजवाद का जो नामो निशान है वो लगातार मिटता जा रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है भारत का, या फिर हम बात करें हर एक देश का जो इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ काम लगा लो, किसी भी क्षेत्र में लगा लो, आज हर चीज में वैश्वीकरण है। तो उसके कारण क्या है, जो समाजवाद नाम का शब्द है उसको क्या है, तिलांजलि दे दी गई है। तो लेकिन समाजवाद जो शब्द है वो अभी भी क्या है, कर्मश हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें शामिल है। आगे हम बात करते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो स्टार्टिंग में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था वह भी क्या था, वो प्रियम्बल में शामिल नहीं था। धर्मनिरपेक्ष शब्द भी कब आया था, 1976 में, जब इसका 42वां जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसमें शामिल किया गया था। तो धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। आप सबको पता है कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे धर्मों से जो संबंध रखने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं।
तो फिर भी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप हिंदू धर्म से संबंध रखो या सिख धर्म से संबंध रखो। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रस्तावना है या संविधान में क्या है, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया। तो धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए के उद्देश्य से तीसरे अध्याय में जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका प्रावधान दिया गया है, उसका जो अधिकार है वो दिया गया। ये एक फंडामेंटल राइट है हर पर्सन का कि उसको धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण तौर पे है। वो अपनी इच्छा से अपना धर्म चूज कर सकता है, अपना धर्म चेंज कर सकता है। जिस धर्म में उसकी आस्था है वो वही धर्म है जो वो अपना सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि हम उसको उसके धार्मिक रीति रिवाज है, उसके धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से वो अपनी पाठ पूजा कर सकता है, पूजा अर्चना करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म परिवर्तन करना, ये सब क्या है, अधिकार उसे मिले हुए हैं। भारत में किसी धर्म को न तो राज्य धर्म घोषित किया गया है और न ही धर्म के नाम पर संरक्षण अथवा विरोध किया जाता है। वैसे तो अगर माने तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है भारत की वो हिंदू धर्म से है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी काफी मात्रा में रहते हैं। कभी कभी लोग ये भूल कर जाते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बोलना अपने आप में एक वो क्या है, लोगों को आपसी भेदभाव करने वाली बात है। क्योंकि जब सब लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है। इसलिए क्या है, अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज किया गया है तो धर्मनिरपेक्षता की नीति पर ही चला जाए, यही हमारे भारत की एकता और अखंडता के लिए अच्छा है। तो स्मिथ का कहना है, हमारे जो राइटर है स्मिथ, उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतीय प्रजातंत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र के आधारभूत और अभिषेक तत्व के रूप में कायम रह सकता है अथवा गिर सकता है। धर्म के संदर्भ में निरपेक्षता को अपनाया गया है। धर्म निरपेक्षता से मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य धर्म विरोधी नहीं है। लोगों का पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी से जो अपने धार्मिक कार्यक्रम है वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो इस धर्मनिरपेक्ष में किसी धर्म को बुरा नहीं कहा गया, बल्कि एक जो कंपल्शन है कि इस खास धर्म को मानना वो नहीं की गई है। लोग अपनी मर्जी से अपना धर्म चूज कर सकते हैं, मर्जी से क्या है अपने जो धार्मिक जिंदगी है, धार्मिक जो पूजा पाठ है, जो उनकी अर्चना है, उपासना है, वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रियम्बल का टॉपिक था, अभी हमने इसके कुछ ही पॉइंट किए हैं, 3-4 पॉइंट किए हैं। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट इसके बचे हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है।